हेलो बच्चों आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 2018 में आयोजित केमिस्ट्री के पेपर को सोल्व करेंगे। इससे पहले अपन 2013 से लेकर बच्चों 2017 तक के पेपर सोल्व कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को देख रहे होंगे और उनसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे और आप उन प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम 2018 के पेपर को सोल्व करेंगे। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है आपका कि जर्मेनियम, अब आप याद करें बच्चों तो जर्मेनियम आवर्त सारणी में वर्ग 14 का तत्व है। जर्मेनियम आवर्त सारणी में वर्ग 14 का तत्व है, जबकि आर्सेनिक, जर्मेनियम में आपको आर्सेनिक मिलाना है तो आर्सेनिक आपके आवर्त सारणी का वर्ग 15 का तत्व है। तो आपका क्रिस्टल किसका है? जर्मेनियम का है। इस जर्मेनियम के भाइतम कोश में कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जब आप क्या करते हैं बच्चों, इस जर्मेनियम में इस आर्सेनिक को मिलाते हैं जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन है भाइतम कोश में, तो चूँकि आप जिस अशुद्धि को मिला रहे हैं, आर्सेनिक को मिला रहे हैं उसमें जर्मेनियम की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है क्रिस्टल के अंदर। इसलिए बच्चों यह एक प्रकार का एन प्रकार का अर्धचालक है। बच्चों कारण याद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। देखो, परासरण की क्रिया में क्या होता है बच्चों, परासरण की क्रिया में इस प्रकार से बीच में जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं, एक तरफ विलायक एक तरफ विलयन भरते हैं, तो क्या होता है, परासरण की क्रिया के दौरान इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब लगता है। परासरण की क्रिया के दौरान इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब लगता है, उस दाब को ही बोलते हैं बच्चों अपन परासरण दाब। तो परिभाषा बच्चों बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा आप लिखें कि परासरण की क्रिया के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, सबसे इजी परिभाषा है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप अथवा करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब आधिक्य, परासरण दाब कहलाता है। आप 2 प्रकार से इसकी परिभाषा बोल सकते हैं बच्चों। आपसे परासरण दाब की परिभाषा पूछिए, न कि परासरण की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। केवल मात्र बच्चों आपको चित्र बनाना है। देखिए, मैं आपको इसका चित्र बता देता हूँ। इस प्रकार से इसका चित्र होता है बच्चों अपोहन विधि का। देख लीजिए आप बच्चों, इस प्रकार का एक चित्र होता है जिसमें इधर से जल आता है, इधर इसमें कोलाइडी भरा होता है। ये पात्र जो होता है एक प्रकार से अपोहक झिल्ली का कार्य करता है और अंततः इसमें से यहाँ से जल और विद्युत अपघट्य कण जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। केवल आपको चित्र पूछा है, वर्णन नहीं पूछा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कोष्टक में लिखा हुआ है Z बच्चों। न भी लिखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, या Z का मतलब परमाणु क्रमांक है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको क्रोमियम का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे आर्गन, क्योंकि इससे ठीक पहले आने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है, आर्गन है। और आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 3D है। इस आर्गन के बाद बच्चों 3D आता है और उसके बाद 4s आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरता है बच्चों, यहाँ भरता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों आर्गन में आ चुके होते हैं। हमने आर्गन लिख दिया है यहाँ पर। आप चाहे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यहाँ तक लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है आर्गन। ठीक है, तो 18 के बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेंगे बच्चों, यहाँ भरेंगे। तो फिर यहाँ कितने बचे, यहाँ 4 बचे। तो फिर आप याद करें बच्चों, इस प्रकार का विन्यास जो होता है वो क्रोमियम के लिए स्थायी नहीं होता, क्योंकि क्रोमियम क्या है, 3D5 विन्यास प्राप्त करने के नज़दीक है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करने के नज़दीक है। इसलिए ये 3D4 के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3D5 हो जाएगा।
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 4s में कितना रह जाएगा बच्चों, एक रह जाएगा। यही याद रखना है बच्चों, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, आर्गन 3d5 4s1। पहले मैंने आपको ऐसे बताया था कि आपको मालूम रहे कि ये यहाँ पर 5 क्यों आया, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में है ना, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में। तो आपका आंसर क्या होगा, आप केवल यही लिखेंगे नीचे वाला आंसर, आर्गन 3d5 4s1। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक और प्रश्न। एक परा यूरेनियम तत्व का नाम व प्रतीक लिखिए। देखो बच्चों, अब यहाँ दिया है परा यूरेनियम, मतलब ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है परा यूरेनियम तत्व, आपसे परिभाषा नहीं पूछी है, पर चूंकि समझाना है मुझे, तो वे तत्व जो कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 92 वाले तत्व यूरेनियम के बाद आते हैं, जिनको कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता, जिनको कि संश्लेषित किया जाता है। 92 के बाद वाले तत्व प्रकृति में संश्लेषित किए जाते हैं, उन तत्वों को बोलते हैं बच्चों क्या, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है परा यूरेनियम तत्व का नाम, तो यूरेनियम के बाद, तो आप यूरेनियम के जस्ट बाद वाला लिख दें, 93 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम लिख दें। आप लिख दें यहाँ पर 93 और N बड़ा है, P छोटा है। तत्व का नाम बच्चों नेपटूनियम है। केवल आपसे बच्चों तत्व का नाम पूछा है ना, तत्व का नाम पूछा है और उसका प्रतीक पूछा है। आपसे इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा है बच्चों, ठीक है। नेपटूनियम एक ट्रिक भी लिखाई थी मैंने आपको, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। देखो बच्चों, लेंथेनाइड जब हम पार्ट नंबर 8 पढ़ते थे तो वहाँ आता था लेंथेनाइडों के द्वारा मुख्य रूप से कितनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती थी। तो आंसर कितना है आपका +3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखे। चैप्टर नंबर आपके 9 का प्रश्न है। जब भी आपको नाम लिखना पड़े तो आप सबसे पहले जो ये संकुल ऋणायन है आपका, जी बड़े कोष्ठक में अगर ये पीछे की तरफ है तो ये संकुल ऋणायन है, और ये आगे जो है आपका सरल धनायन है। जब भी अपन नाम लिखते हैं सबसे पहले सरल धनायन का नाम लिखते हैं, और सरल धनायन का नाम लिखते समय आप किसी प्रकार के डाई ट्राई आदि का प्रयोग नहीं करते। तो इसका नाम आएगा बच्चों आपका पोटेशियम। देखना बच्चों, गौर करना, इसका नाम आएगा पोटेशियम, के को बोलते हैं अपन पोटेशियम। फिर बच्चों है ना, चूँकि सरल धनायन है, अब इस धनायन के नाम के बाद स्पेस देंगे, और ये जो बड़े कोष्ठक में ना ये संकुल ऋणायन के नाम को अपन बिना स्पेस के लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब इस संकुल ऋणायन का नाम लिखेंगे ना अपन, तो सबसे पहले अपन लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिगेंड आपका कौन है, C2O4, मतलब कि ऑक्जिलेट आयन, इसको बोलते हैं। ऋणात्मक लिगेंड है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो, ठीक है बच्चों। 3 बार है तो हम क्या स्पेस देंगे, थोड़ा सा बीच में गैप देंगे, हम लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, ठीक है बच्चों। अब मेरे आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, वरना आपको CMI का नाम भी बिना स्पेस के लिखना है, ट्राई ऑक्जिलेटो। इसके बाद यहाँ पर FE यहाँ पर आपका क्या है, CMI है। चूँकि समन्वय मंडल जो बड़े कोष्ठक है ना, ये समन्वय मंडल है, संकुल ऋणायन है ना, इसलिए धातु के नाम के अंत में लगाते हैं एट, तो नाम आएगा क्या, फेरेट। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट। आप इसकी OS निकाल के देखना बच्चों, इसकी OS आपकी 3 आएगी, +3 आएगी FE की, तो रोमन संख्या में कोष्ठक के लिख देंगे बच्चों, अपन 3 लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट 3rd, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, वुड्स अभिक्रिया। देखो बार आपने देखा हो, अगर 2013 से लेकर 2018 का पेपर आ चुका है, और ये अभिक्रिया बार बार ये अभिक्रिया आ रही है, वुड्स अभिक्रिया। क्या होता है, इस अभिक्रिया में आप CH3Cl ले लें, इसकी क्रिया Na से करें, आप इसको भी 2 बार ले लें, आप सोडियम को भी 2 बार ले लें, आप तीर के चिन्ह के ऊपर शुष्क ईथर का प्रयोग करेंगे, तो हमें पता है ये दोनों Na और ये दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे NaCl के रूप में। तो ये CH3 और CH3
मतलब क्या बनेगा आपका, एथेन बनेगा। एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। आप जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड लेते हो उससे दुगने कार्बन का एल्केन बनता है, अर्थात उत्पाद बना है आपका क्या, एथेन। ठीक है, मैंने समान प्रकार का लिया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। अगला प्रश्न है आपका नंबर 9, डीडीटी का पूरा नाम लिखिए। देखो डीडीटी का पूरा नाम, सूत्र नहीं पूछा है आपसे, इसका नाम होता है पीपी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, पीपी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम है बच्चों। ठीक है, याद रखें आप, है ना। एक डी यहाँ आ गया, और एक टी यहाँ आ गया, तो डी और टी नाम होता है क्या, पीपी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये आईयूपीएसी नाम पूछ लेता है डीडीटी का। मैं आपको इसका आईयूपीएसी नाम भी दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए इसका आईयूपीएसी नाम होता है 1,1,1, ठीक है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। अगर आपको सूत्र बताओ ना तो आपको ये नाम इजीली याद होते हैं बच्चों। 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2,2 बिस, कोष्टक में आएगा 4-क्लोरोफेनिल, इसको कोष्टक में लिखेंगे बच्चों, और बाद में आएगा क्या, एथेन। ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम है। अगर वो आपसे आईयूपीएसी नाम, वैसे यहाँ उसने कुछ भी नहीं कहा आपसे, आप चाहें तो वो जो नाम मैंने आपको पहले बताया वो लिखे, आप चाहें तो ये नाम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आईयूपीएसी नाम है 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 बिस 4-क्लोरोफेनिल एथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एसीटोन का रासायनिक सूत्र। बहुत सीधा प्रश्न है। एसीटोन CH3 डबल बंद O CH3, ये आपका एसीटोन हो गया। साथ में पूछा है इसका आईयूपीएसी नाम बच्चों। एसीटोन कीटोन को बोलते हैं एल्केनोन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र इसका ये हो गया, और ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है बहुलकों का भार औसत अनुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बच्चों 2017, ये 2018 का पेपर है बच्चों, और यहाँ पर क्या है कि अभी इस वर्तमान में हमारे ये वाले प्रश्न नहीं है। ठीक है, 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था राजस्थान बोर्ड के अंदर, उससे पहले एनसीईआरटी का था, और इस समय 2018, 19, 20 है ना, और 21 यहाँ तक बच्चों राजस्थान में सिलेबस चेंज हो गया था, एनसीईआरटी का नहीं था। तो ये प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है वर्तमान में, तो हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं है वैसे। ठीक है बच्चों, चलें बढ़ते हैं आगे। एरिथ्रोज का फिशर प्रक्षेपण सूत्र बच्चों, ये भी हमारे वर्तमान में एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नर कस्तूरी मृग द्वारा उत्सर्जित बच्चों, ये प्रश्न भी वर्तमान में हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न हमारे वर्तमान में एनसीईआरटी में नहीं है। फिर भी इसका आंसर आप जानते हो तो फेरोमोन होता है, फेरोमोन। ठीक है बच्चों, लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 वर्तमान में आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 14वां प्रश्न है वात्या भट्टी का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। देखो बच्चों, इसके लिए हम फटाफट से चित्र देख लेते हैं इस प्रकार से। देखो बच्चों, ये चित्र है वात्या भट्टी का, आप देख लें इसको एक बार अच्छे से। इस प्रकार चित्र बना होता है वात्या भट्टी का, है ना। चित्र बनाना है आपको, स्वच्छ चित्र बनाना है और नामांकित करना है कि कौन सा खंड कहाँ पर है, अपचयन खंड कहाँ है, धातुमल खंड कहाँ है, गलित लोहा कहाँ पर है, कच्चा लोहा कहाँ पर है, सब कुछ लिखना है टेम्परेचर के साथ कि टेम्परेचर कितना यूज होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 का बी क्वेश्चन, कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की क्या भूमिका है। देखो बच्चों, कॉपर के धातु कर्म में सिलिका, तो सिलिका एक प्रकार का गालक होता है आपका। क्या होता है बच्चों, सिलिका एक प्रकार का क्या होता है, गालक होता है। और आपसे पूछा है कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की क्या भूमिका है। तो गालक का क्या कार्य होता है बच्चों, गालक का कार्य होता है, पहले तो आप गालक कार्य लिख दे गालक का, कि गालक मतलब क्या, वे पदार्थ जो अगलनीय शुद्धियों से क्रिया करके
अगुलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके उसको गलित धातु मल में परिवर्तित कर देते हैं, वो कहलाते हैं गालक। ठीक है, तो गालक का कार्य क्या होता है? अगलनीय अशुद्धियों को से क्रिया करके उनको क्या कर देते हैं? गलित धातु मल में परिवर्तित कर देते हैं। तो चूंकि कॉपर के धातुकरण में पूछा है तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन लिखनी है। कॉपर अयस्क के शुद्धिकरण में, है ना, कॉपर के शुद्धिकरण में FeO आपकी अशुद्धि होती है, FeO आपकी अशुद्धि होती है बच्चों। और इस FeO अशुद्धि से सिलिका मतलब आपका होता है SiO2, सिलिका मतलब होता है आपका SiO2, ये क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है FeSiO3 आयरन सिलिकेट। इसी को ही बोलते हैं अपन क्या? धातु मल। तो आप लिख देना है बच्चों कि सिलिका गालक का कार्य करता है, जो कि अगलनीय शुद्धियों को क्रिया करके गलित धातु मल में परिवर्तित कर देता है। और इस प्रकार की रिएक्शन आपको लिख देनी है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका, कॉपर ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में, कॉपर जो है वो ठोस व गलित। अब कॉपर देखो बच्चों, कॉपर क्या है? धातु है। आप सोचो बात को, कॉपर क्या है? धातु है। अब धातु चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे मेल्टन स्टेट में हो, मोल्ट मतलब पिघली हुई अवस्था में हो, गली हुई अवस्था में हो, तो धातु में खास बात क्या है? धातु में विद्युत धारा के चालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉन की। धातुएं विद्युत धारा का चालन क्यों करती है? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो चाहे कॉपर ठोस अवस्था में हो, चाहे गलित अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसलिए कॉपर ठोस व गलित दोनों ही अवस्था में विद्युत का चालन दर्शाता है। आगे प्रश्न है, जबकि कॉपर क्लोराइड, अब बच्चों Cl2 ले लो या Cu2Cl2 ले लो, है ना। जो आपका कॉपर क्लोराइड है, अब ये धातु नहीं रहा बच्चों, ये कॉपर इसमें धातु है, Cl इसमें अधातु है। और जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं ना, तो उनके मध्य आयनिक बंध बनता है। उनके मध्य क्या बनता है? आयनिक बंध बनता है। तो हम क्या कहेंगे? जो आपका कॉपर क्लोराइड है वो एक आयनिक प्रकार का ठोस है। एक किस प्रकार का ठोस है? एक आयनिक ठोस है। ठीक है, अब चूंकि आयनिक ठोस है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है? इसमें ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। या हम यूँ कह लें कि ठोस अवस्था में बिल्कुल अपनी एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है। ठीक है, लेकिन इसका जलीय विलयन, आप जब इस आयनिक ठोस को जलीय विलयन में मुक्त करेंगे तो जलीय विलयन में क्या हो जाता है? जलीय विलयन में यह अपने आयनों में टूट जाता है। टूट जाता है। और बच्चों, विद्युत के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आयन भी तो होते हैं। आयन भी क्या करते हैं? विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। पर क्या बात रखनी, खास बात क्या है? कॉपर क्लोराइड केवल कैसे अवस्था में? जलीय अवस्था में ही विद्युत का चलन करेगा, क्योंकि जलीय अवस्था में ही इसमें क्या मुक्त होंगे? आयन मुक्त होंगे। ठीक है, जबकि ठोस अवस्था में इसमें आयन मुक्त नहीं होते हैं। जबकि कॉपर की बात कर रहे थे तो कॉपर में हमने क्या कहा? चाहे वो ठोस हो चाहे गली हुई अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अंतर किसका है? इलेक्ट्रॉन का और आयन का। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। देखो बच्चों, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र भी बनाना पड़े, चित्र ही पूछा है केवल आपसे, तो आपको याद हो इस प्रकार से। इसमें क्या होता है? समान गोलों की पंक्तियाँ होती है। इन समान गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसी प्रत्येक पंक्ति के गोले जो होते हैं वो एक दूसरे के सीध में होते हैं बच्चों। इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति के गोले जो होते हैं वो एक दूसरे की क्या होते हैं? सीध में होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक गोला क्या होता है? बिल्कुल एक दूसरे की सीध में। इस प्रकार से बच्चों बना लेते हैं चित्रपन, है ना। हम यूँ कहें कि इसकी सीध में ये वाला है, देखो इस प्रकार से इसकी सीध में ये है, इसकी सीध में ये है, इसकी सीध में ये। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक कण एक दूसरे की बिल्कुल क्या है? सीध में है।
इसे बोलते हैं अपन वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। देखो इसमें क्या होता है, जब हम चार निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं ना बच्चों, इस प्रकार से चार निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं ना इस प्रकार से, तो क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, और हम यूँ कहें इसके अंदर समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आप देखना मैंने ये बीच वाले यहाँ पर मैंने स्टार लगाया इस वाले बीच वाले गोले पर। तो ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या भी कितनी होती है, 4, है ना। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बना देना है, वर्णन नहीं करना है, आपको केवल डायग्राम बनाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है सामान्यतया 16वें का अ वाला सामान्यतया ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, कारण दीजिए। बच्चों आप याद करें, है ना, विलियन वाला चैप्टर नंबर 2 कि नॉर्मली क्या होता है, एक सामान्य सी बात है कि गैसों का आपको याद रखना है, गैसों का द्रव में विलय होना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो बच्चों आपको पहली बात तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि सामान्यतया गैसों का द्रव में विलय होना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और ला शातेलिए या ली शातेलिए के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, अगर यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, गैसों का द्रव में विलय होना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और आप ताप बढ़ाओगे तो फिर गैसों की द्रव में विलयता में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर साम्य उस ओर जाता है, ली शातेलिए के नियम के अनुसार साम्य उस ओर जाता है जिधर ताप का अवशोषण हो सके। तो आप लॉजिक इतना सा है, गैसों का द्रव में विलय होना एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ली शातेलिए के नियम के अनुसार इस प्रकार अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ाने पर विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का प्रश्न नंबर ब है, एक सवाल है बच्चों इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 2 का ही सवाल है, ये थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। 5% W/V। सबसे पहले तो आप ये समझो इसके अंदर बच्चों कि W/V का मतलब क्या होता है। W का मतलब है ग्रामोन मात्रा बटे आयतन, मतलब ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है बच्चों। हम पढ़कर आए थे इस चैप्टर में मोलरता, तो ये क्या चीज़ है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो ऊपर क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, नीचे क्या है, विलयन का आयतन। तो उसने दे रखा है अपन को, देखो आप बच्चों यहाँ समझो इस चीज़ को कि हमको क्या दिया, हमको दिया है 5%, आपको मान दे रखा है, आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि W का मान कितना है, 5 ग्राम है, ग्रामोन मात्रा है, और V का मान कितना है, V का मान परसेंट में है ना बच्चों, 100 होता है ना, कि परिभाषा बनती है बच्चों इसकी, विलियन के 100 ml में घुली हुई विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, विलियन के 100 ml में घुली हुई विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा कहलाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये परिभाषा है। इस परिभाषा के आधार पर, इस मान के आधार पर कि 5% उसका मान दे रखा है, इस मान के आधार पर मैंने 2 चीज़ निकाली, W का मान 5 ग्राम और V का मान कितना है, 100 ग्राम। आगे बच्चों उसने हमसे प्रश्न कहा तो इस NaCl के 200 ml विलियन, तो एक बार फिर आपको V का मान दिया, कितना दिया, 200 ml दिया। बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखो बच्चों इस प्रकार सवाल सोल्व करेंगे अपन। हम ये कहें बच्चों कि इस लाइन का मतलब क्या था, मैं उस लाइन को लिखता हूँ। देखो इस लाइन का मतलब था कि 100 ml विलियन
विलियन में NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा कितनी है बच्चों? 5 ग्राम। इस 5% का मतलब ये तो है बच्चों, इस 5% W/V का मतलब क्या है कि चूँकि 100 ml विलियन में NaCl की मात्रा कितनी है, NaCl की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। तो अपन चूँकि जमाएंगे, इसलिए 1 ml विलियन में NaCl की मात्रा कितनी होगी? तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 5/100। 5 को वही ले देंगे और 100 का इसमें भाग दे देंगे। पर हमसे कितने पूछा है उसने? हमसे पूछा है 200 ml में, कि 200 ml विलियन में, 200 ml विलियन में NaCl की मात्रा कितनी होगी? तो 5/100 इंटू किससे कर देंगे अपन? 200 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 5 का गुना 2 से करेंगे ना अपन, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 ग्राम। ये इतना करना है बस। ये 3 लाइन लिख देनी है आपको इस प्रश्न के आंसर में। और उससे पहले मैंने जो लाइन बताई आपको कि W का मान 5 है और V का मान 100 है, कैसे है वो, इतनी सी जानकारी याद रखनी कल आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की सहायता से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 10 ग्राम आएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब कि आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए, चित्र बनाना है तो फिर हम अधिक समय खराब नहीं करेंगे बच्चों। इस प्रकार देखो, ये होता है आपका चित्र। देखिए बच्चों, अभी पहले भी पेपर में प्रश्न आ चुका है ये वाला। प्लेटिनम के तार का इसमें प्रयोग कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन गैस को इस नलिका में प्रवाहित करते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम होता है, आप देख लीजिए। केवल आपको डायग्राम बनाना है, किसी प्रकार का कोई वर्णन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का 17वें का बी वाला, 17वें का ब वाला। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जी, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, कोई 2 कारण दीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो क्या कि जो ईंधन सेल होते हैं ना आपके, ये अंतरिक्ष उड़ानों में काम आते हैं, अंतरिक्ष उड़ानों में काम आते हैं। और अगर अंतरिक्ष उड़ानों में काम आ रहे हैं मतलब ये क्या होते हैं? प्रदूषण रहित होने चाहिए। तो पहला इसका श्रेष्ठ होने का कारण क्या है? प्रदूषण रहित होना। क्या होना? प्रदूषण रहित होना। ठीक है, फिर एक और बात, इनमें क्या होता है बच्चों, हम जब पढ़ के आए थे तो हम देखते थे कि ना इनमें है ना ईंधन क्या था? H2 और O2 था। तो H2 और O2 ईंधन को है ना हम बार बार भर सकते थे, मतलब कम होता था वापस भर दो। मतलब इनके क्या होता है, इनको अपन बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, बार बार अधिक समय तक यूज कर सकते हैं। हम जो कहें कि इनका आयु काल अधिक होता है, हम जो कहें कि इनका क्या अधिक होता है? इनका आयु काल अधिक होता है। ये लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो गया? इनके आयु काल का अधिक होना। हम यूँ कहते हैं कि इनसे अधिक मात्रा में कई सारे ईंधन सेलों को, मैं आपको एक विशेष कारण बता दूँ इसका, कि हम क्या करें, कई सारे ईंधन सेलों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो हम अच्छी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी दक्षता क्या होती है? इनकी दक्षता क्या होती है बच्चों? उच्च होती है। 2 कारण पूछे थे बच्चों, मैंने आपको 3 बता दिए। आपको जो भी 2 याद रह जाए आप वो लिख दें। प्रदूषण रहित होना, इनका आयु काल अधिक होना और इनका एफिशिएंसी दक्षता जो है वो उच्च होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है बच्चों। VBT पूछा है इसने, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर CO कोबाल्ट है बच्चों ये, और F हमारा फ्लोरो है, 6 का होल 6 और ऊपर है -3। इसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है स्टेप वाइज बच्चों। इसका संकर्ण भी ज्ञात करना है, ज्यामिति भी ज्ञात करनी है और चुंबकीय प्रवृत्ति भी ज्ञात करनी है। चलो बच्चों, धीरे धीरे सब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको OH ज्ञात करनी है। आप क्या करें, आपको कोबाल्ट की ज्ञात करनी है, आप इसको X मान लें बच्चों। जिसकी आपको ज्ञात करनी है उसको X मान लो, प्लस फ्लोरीन की -1 होती है। F कितनी बार है? 6 बार है। ठीक है,
एफ कितनी बार है, एफ की -1 होती है, एफ कितनी बार है, 6 बार है, 6 से गुणा कर देंगे, बराबर में आएगा -3, क्योंकि क्यों आएगा -3, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है -3, तो x -6 बराबर -3। आप जब इस -6 को बच्चों उधर भेजोगे ना, तो -6 किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस के 6 में से -3 जाएगा, आंसर आएगा +3। तो आपका पहला आंसर आया बच्चों, पहला आंसर आया बच्चों आपका क्या, कि जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की OS का मान कितना है, +3। अगला प्रश्न पूछा है संकरण। अब संकरण निकालने का सीधा फंडा है बच्चों, इस प्रकार के संकुल वाले टॉपिक में पार्ट 9 के अंदर आप याद रखें, आप डायरेक्ट यहाँ देखें, समन्वय संख्या देखें, इस F कितने लिगेंड है आपके पास, 6 लिगेंड है, 6 एक दंतुक लिगेंड है। एक और ख़ास बात क्या, लिगेंड तो है पर 6 कैसे लिगेंड है, एक दंतुक। और जब लिगेंड 6 एक दंतुक लिगेंड है तो फिर बच्चों इसके द्वारा sp3d2 या d2sp3 दोनों में से कोई एक संकरण प्रदर्शित किया जाएगा। मैंने अभी एग्जैक्ट आंसर बताया नहीं बच्चों आपको, मैंने क्या कहा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो इसमें कौन सा होगा, ये निर्भर करता है इस लिगेंड की प्रकृति पर, चूँकि F- बच्चों एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इसमें बाह्य कक्षक संकुल बनता है। क्या बनता है, बाह्य कक्षक संकुल, अर्थात इसके बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे, कोबाल्ट के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, देखो मैंने स्पष्ट किया, 6 लिगेंड है, तो इन दोनों में से कोई एक संकरण हो सकता है, लेकिन ये वाला होगा, sp3d2 वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि F क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट अगला है ज्यामिति पूछी बच्चों। जब लिगेंड 6 आ गए थे, sp3d2 संकरण हो गया था, इसका मतलब इसकी ज्यामिति कैसी होगी, sp3d2 संकरण में ज्यामिति होती है कैसी वाली, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। ठीक है, अब इसकी चुंबकीय प्रकृति पूछी है, तो देखो बच्चों, अब इसकी चुंबकीय प्रकृति पूछी, थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा आपको, कि कोबाल्ट जो है ना आपका, कोबाल्ट के ऊपर कितना आवेश था, +3 आवेश था। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब हुआ कि कोबाल्ट ने अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और 3d का भी इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। मतलब कोबाल्ट के पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोबाल्ट के पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 4s में कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, 4p आएगा, फिर पीछे क्या आएगा इसके, 4d भी आएगा। संकरण में पीछे वाले भाग लेंगे, संकरण में 4s वाला, 4p वाला और 4d वाला कक्षक संकरण में भाग लेगा। ठीक है बच्चों, मैं तो यहाँ की बात करता हूँ बच्चों। ये क्या है, 3d है, 3d में कुल कितने कक्षक है, 5 कक्षक है ना। इन 5 कक्षक में चूँकि लिगेंड दुर्बल है, चूँकि F कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड जब होता है तो इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, अर्थात प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा, और फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों, आपके पास जो 3d है ना, इस 3d में आपके पास 1 2 3 4 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 4 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यदि किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, अनुचुंबकीय होती है। आप इसके लिए म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें बच्चों, पूरा वीबीटी की सहायता से करें, पूरा चित्र बनाएं, है ना, जैसा हमने पढ़ा है वैसे करें, इसको पूरा सोल्व करें, संकरण अवस्था निकालें इसकी, और अष्टफल के चित्र भी बनाएं इसका। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल, मैंने समझा दिया है आपको, इस प्रकार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, आपको निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN1 क्रिया के प्रति, देखो बच्चों SN1 दे दिया है यहाँ पर, SN1 क्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, तो आप देखो ये मेथिल हैलाइड है, ये एथिल हैलाइड है। तो बच्चों ये वाला प्राथमिक है आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, और ये आपका 3 डिग्री, सब में x क्या है, समान है। तो आप याद करो बच्चों, ये SN1 अभिक्रिया है, और SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है।
SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्थायी होता है अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होती है। कार्बोकेटायन जितना स्थायी होता है अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होती है SN1 की। तो कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम होता है बच्चों 1 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज़्यादा और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। ये क्रम होता है बच्चों कार्बोकेटायन के स्थायित्व का। तो बच्चों यही क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम भी होगा। तो बिल्कुल सीधा प्रश्न है बच्चों, आपको क्या करना है, ये बिल्कुल क्रम से जमे बच्चों, ये बढ़ते क्रम में जमे हुए बच्चों। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, क्या वो सीधा प्रश्न है, बढ़ते क्रम में जमे हुए, आपको कुछ भी नहीं करना है। इनके बीच बीच में ना इस वाले चिन्ह का प्रयोग कर देना है बस। ये जहाँ जहाँ मैंने चिन्ह लगाए ना, इस प्रकार से आपको बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा देना है। यही इसका आंसर है। ये क्रम अपने आप बना हुआ है इसका। ये मेथिल वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है और ये अंतिम 3 डिग्री वाला है। यही इसका क्रम है। बीच में आपको बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां ही है अभी तो, 19वें का ब वाला, 19वें का ब वाला। निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण कीजिए व उत्पाद लिखिए। देखो अभिक्रिया आपको पूरा करना है, उत्पाद लिखना है। ये आपका एथिल क्लोराइड है। जब भी आप बच्चों अभिक्रिया लिखें ना तो अभिकारक का नाम भी लिखें, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। जब उत्पाद बनाएंगे ना आप, उत्पाद का नाम भी लिखें। अच्छी आदत होती है नाम लिखने की, ताकि आपके नंबर न कटे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों खास बात क्या है, एल्कोहलिक। और जब एल्कोहलिक है ना बच्चों तो फिर वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा। कौन सी क्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, विलोपन। मतलब के साथ Cl निकलेगा, तो एक तो KCl बनेगा बच्चों, है ना। ये OH है ना, तो अल्फ़ा कार्बन पे से तो आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, अल्फ़ा कार्बन से आपका Cl निकल जाएगा और बीटा कार्बन से आपका H निकलेगा इस OH के साथ। मतलब एक निकलेगा आपका, एक बनेगा आपका H2O। याद रखें इस प्रकार से बच्चों कि ये अल्फ़ा कार्बन पे से आपका Cl निकल जाएगा, बीटा कार्बन से आपका H निकल जाएगा, Cl के साथ निकलेगा, H OH के साथ निकलेगा, तो आपका उत्पाद बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब कि इसका नाम है एथीन। इसका नाम क्या है, एथीन। अभिक्रिया वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हुई है क्योंकि KOH कैसा वाला है, एल्कोहलिक वाला है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया है देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है बच्चों। और मैं कह रहा हूँ असम्मित एल्कीन है। कैसी एल्कीन है, असम्मित एल्कीन, ठीक है। चूँकि डबल बंध के दोनों तरफ असमान समूह है, इसलिए असम्मित एल्कीन है। और इस असम्मित एल्कीन पर आपको क्रिया करनी है किसकी, HBr की। और इस तीर के चिन्ह के ऊपर देखो आपको क्या ले रखा है, पेरोक्साइड ले रखा है। जब तीर के चिन्ह के ऊपर पेरोक्साइड ले रखा हो, क्रिया HBr से कर रखी हो, तो अभिक्रिया बच्चों किससे होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। अर्थात क्या होगा, अर्थात ये Br कहाँ जुड़ेगा, Br डबल बंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ेगा। ये Br डबल बंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या में ज़्यादा हो। और H कहाँ जुड़ेगा, इस वाले पर। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा देखना बच्चों, RCH2 और CH2Br एल्किल हैलाइड। ये क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। आप क्या लिख देंगे इसको, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। ये आपका उत्पाद बनेगा बच्चों, ठीक है। लिख देना आप इसको, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से अभिक्रिया होगी, उत्पाद का नाम है एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक सवाल है आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन को, क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से, तो आपको I का मान दे दिया बच्चों, जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन। धारा मतलब I कितना दे रखा है आपको, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर दे रखा है आपको, ठीक है बच्चों। फिर धारा से 20 मिनट, मतलब समय दे दिया बच्चों आपको 20 मिनट। तो 20 मिनट दिया है बच्चों, इसलिए मैं इसको 60 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि हम 60 से गुणा कर देना है ताकि ये सेकंड में चेंज हो जाए। ये इसका मान आएगा 1200 सेकंड। मान कितना आएगा बच्चों, 1200 सेकंड, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो।
कॉपर का द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू ज्ञात करना है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम काम आएंगे इसके अंदर मतलब, ठीक है। और यहाँ पर आपको एफ, कैपिटल एफ का मान, फैराडे स्थिरांक का मान दे रखा है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। तो बच्चों जब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे ना, तो एक सूत्र हमने पढ़ा था यहाँ पर, एक सूत्र पढ़ कर के आया था अपन, W बराबर EIT बटे 96,500 या कैपिटल एफ लिख दो इसके स्थान पर। और एफ का मान तो पता है अपन को 96,500 ही होता है, ठीक है बच्चों। इस वाले सूत्र का आपको प्रयोग करना है। W ही ज्ञात करना है आपको, इस सूत्र में आपको क्या करना है, आपको W का ही मान ज्ञात करना है। W मतलब कॉपर का द्रव्यमान जो कैथोड पर निक्षेपित हुआ है। तो अब खास चीज़ क्या है, आपके पास I की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, आपके पास T की वैल्यू है 20 × 60 मतलब 1200 सेकंड आपके पास इसकी वैल्यू भी है, 1200 सेकंड इसकी वैल्यू भी है। आपके पास क्या नहीं है, E नहीं है। E क्या होता है, E होता है तुल्यांकी भार। E क्या है बच्चों आपका, E क्या है आपका, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है बच्चों कि आपको कॉपर का निकालना है बच्चों, क्योंकि आपको द्रव्यमान किसका पूछा है, कॉपर का पूछा है। तो तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है परमाणु भार। तो कॉपर का परमाणु भार होता है लगभग 63, याद रखना पड़ेगा आपको। कॉपर का परमाणु भार, तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है परमाणु भार बटे, अब बटे में बच्चों, बटे में अम्लता आ सकती है, क्षारकता आ सकती है, पर कॉपर सल्फेट न तो अम्ल है और न क्षार है, तो अम्लता भी नहीं आएगी, क्षारकता भी नहीं आएगी। तो फिर हम क्या प्रयोग करें, क्योंकि हमको क्या दिया, कॉपर सल्फेट दिया, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या निकाल लो, इसकी संयोजकता निकाल लो। इसकी क्या निकाल लो, संयोजकता। आप यहाँ पर बटे में आप परमाणु भार में अम्लता का भाग दे सकते हैं, क्षारकता का भाग दे सकते हैं, आप चाहे तो संयोजकता का भाग भी दे सकते हैं। अब या हम उस तत्व के आयन पर कितना आवेश है उस आवेश का भी भाग दे सकते हैं। ये तुल्यांकी भार को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इस कॉपर सल्फेट के सूत्र से मालूम पड़ेगा बच्चों अपन को कि कॉपर के ऊपर +2 होता है और SO4 के ऊपर -2 होता है। कॉपर के ऊपर +2 होता है और सल्फ़र के ऊपर कितना होता है बच्चों, -2 होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कॉपर की संयोजकता कह लो या ऑक्सीकरण अवस्था कह लो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे 63/2। आप यहाँ मान रख दो इसका, आपको पता है E का मान कितना है 63/2, तो ये 63/2 इंटू नीचे कितना है 96,500 लिख दो आप बच्चों। I का मान आपको पता है 1.5 और T का मान पता है आपको 1200। बस इतना काम कर लेना है बच्चों, इनका गुणा भाग कर लेना है। जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा लगभग 0.587 ग्राम। ये आपका आंसर है 0.587 ग्राम। इस प्रकार से आप इस सूत्र की सहायता से ये मान ज्ञात कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 का सवाल है बच्चों ये, ठीक है। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाइए। देखो ये आपका एसिटिल्डिहाइड है, ये आपका फार्मेल्डिहाइड है और ये आपका एसीटोन है। बच्चों क्या होता है कि जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता की बात करते हैं ना, तो चूंकि कार्बोनिल समूह का मुख्य गुण होता है, ये कार्बोनिल समूह का गुण होता है ये इस प्रकार से। तो O क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है, इससे O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब नाभिक स्नेही क्या करता है, जो नाभिक स्नेही होता है ना आपका, वो नाभिक स्नेही इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही इस कार्बन पर तब प्रमुखता से आक्रमण करेगा जब इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, या हम यूँ कहें इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो। ये नॉर्मल सा अनुनाद है।
नॉर्मल सा अनुनाद है कार्बोनिल समूह का। जब ये OH पर आएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होगी तो नाभिक स्नेह इस पर आक्रमण करेगा। तो नाभिक स्नेह इस पर अच्छे से आक्रमण कब करेगा, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज या हम यूँ कहें इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो, बहुत कम हो। तो फिर अगर फॉर्मेल्डिहाइड हो इस प्रकार से, तो फॉर्मेल्डिहाइड में इन H के द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं दर्शाया जाता, तो कार्बोनिल समूह क्या होगा, फटाफट से नाभिक स्नेह को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि CH3 आ गया यहाँ पर, तो CH3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट होने के कारण क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड में नाभिक स्नेही अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कम होगी। और फिर एक और एग्जांपल एसीटोन का दे रखा है, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाए, आपका CH3 आ जाए, तो फिर इस एसीटोन में कितने हो गए प्लस आई वाले, 2 हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बच्चों, आपका क्रम क्या बनेगा, क्योंकि उसने घटता पूछा है इस पर भी ध्यान रखना है। आप घटते बढ़ते पर भी याद रखें, कहीं आप बढ़ता लिख दें तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की, उससे कम किसकी, एसिटाल्डिहाइड की, सबसे कम किसकी, एसीटोन मतलब कि आपके कीटोन की। देखें बच्चों, कारण क्या है, इस पर 2 बार प्लस आई वाले, इस पर 1 बार प्लस आई वाला, और इस पर कोई भी प्लस आई वाला नहीं है। ये मैक्सिमम क्रियाशील है और ये मिनिमम क्रियाशील है। नेक्स्ट, एल्केनोइक अम्लों के क्वथनांक उच्चतम होते हैं, समझाइए। एल्केनोइक अम्लों के क्वथनांक उच्चतम होते हैं बच्चों। एल्केनोइक अम्ल क्या करता है, आप गौर करें। एल्केनोइक अम्ल इस प्रकार से, मैं एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल लेके बना दिया बच्चों यहाँ पर। एल्केनोइक अम्ल इस प्रकार से क्या करते हैं, डाइमर का निर्माण करते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं, अंतरा अणुक HB बना करके क्या बनाते हैं, इस प्रकार से डाइमर द्विलक का निर्माण करते हैं। और इस द्विलक के निर्माण के कारण इनमें क्या होता है, अंतरा अणुक HB का में क्या संगुणन की क्रिया होती है, और संगुणन की क्रिया के कारण इनके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्वथनांक क्या होते हैं, इनके उच्च होते हैं। जब भी क्वथनांक आता है ना बच्चों, जब भी क्वथनांक आए ना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वथनांक की बात आए ना, तो उस कंपाउंड का उसी कंपाउंड के साथ आपसे अगर एल्कोहल का पूछे तो एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अगर आपसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इस बात को याद रखना है। जब भी क्वथनांक पूछे तो उस अणु का उसी अणु के साथ HB बनाते हैं। और जब जल में विलेयता पूछे तो जिस अणु की आपसे जल में विलेयता पूछी है उस अणु का जल के साथ HB बनाते हैं। ये अंतर है क्वथनांक में और जल में विलेयता में HB का। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बच्चों, इसमें 21वें का आपका अ वाला, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में, अब पूछा क्या है आपसे, बढ़ता क्रम। एक तो है बेंजोइक अम्ल, एक है 4-मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल, एक है 4-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। सब में बेंजोइक अम्ल है बच्चों, सब में क्या है, बेंजोइक अम्ल है। यहाँ पर मेथोक्सी समूह है, यहाँ पर मेथोक्सी समूह है, और यहाँ पर कौन सा समूह है बच्चों, नाइट्रो। ये मेथोक्सी समूह जो है ना, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व वृद्धि करती है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व वृद्धि करती है। जबकि नाइट्रो समूह जो होता है ना, -I इफेक्ट वाला होता है, -I इफेक्ट वाला होता है, जो कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करती है, कमी करती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो सबसे अधिक अम्लीय कोई है तो ये है, कौन, 4-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। क्यों, नाइट्रो समूह के -I इफेक्ट के कारण, है ना। यहाँ हम इसको -M इफेक्ट बोलते हैं, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं धनात्मक M प्रभाव, है ना। तो आपसे क्रम पूछा है बच्चों, बढ़ता क्रम पूछा है। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम इस 4-मेथोक्सी वाले का होगा, 4-मेथोक्सी का होगा, तो COOH, और मेथोक्सी है ना वो, तो ये OCH3। इससे अधिक किसका होगा, इससे अधिक आपके बेंजोइक अम्ल का होगा, बेंजोइक अम्ल का होगा। ठीक है, और सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक किसका होगा, 4-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का होगा। देखिए इस प्रकार से ये मैक्सिमम होगा और ये वाला मिनिमम होगा। ठीक है, ये क्रम आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे विभेद करेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, आपको रासायनिक परीक्षण से पूछा है ना, तो आप टोलन अभिकर्मक से क्रिया कर दें, आप चाहे तो फेलिंगर विलियन से क्रिया कर दें।
चूँकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कितने, आप एक रिएक्शन लिख दें इसके अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कर देता हूँ कि एल्डिहाइड जो होता है ना आपका RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की क्रिया जब आप टोलेन अभिकर्मक से करते हैं तो टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, ताज़ा अमोनीकृत सिल्वर लवण, ताज़ा अमोनीकृत सिल्वर लवण को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करें, क्षारीय माध्यम में क्रिया करेंगे, 3 बार OH लेंगे। जब क्रिया करेंगे तो टोलेन अभिकर्मक, ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है। एल्डिहाइड क्या करता है, इस टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। जब ये इसको अपचयित करता है ना तो खुद क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, या मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन का, कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण कर दिया। साथ में बनेगा Ag, इसके आपको रजत दर्पण, चमकदार रजत दर्पण बनते हैं। साथ में जल बनता है, साथ में अमोनिया बनती है, साथ में अमोनिया बनती है इस प्रकार से। तो रजत दर्पण का बनना ये शो करता है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं करता। तो इस प्रकार से दोनों में विभेद कर सकते हैं। आप चाहें तो फेलिंग विलियन से भी क्रिया कर सकते हैं। सेम क्रिया होती है बच्चों, एल्डिहाइड जो होता है ना वो फेलिंग विलियन Cu+2 अवस्था में होता है। क्षारीय माध्यम में ये क्रिया होती है, 5 बार OH- लेंगे। ऐसा करने में सेम क्रिया, एल्डिहाइड इसका क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, खुद का क्या हो जाएगा, खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, और हमें इस प्रकार से बच्चों है ना Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। कोई सी भी एक रिएक्शन लिख दें, ये दोनों ही परीक्षण एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। सवाल नंबर अपन 22वां, क्वेश्चन नंबर 22वां सोल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों अपना कि न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में प्रयुक्त बहुलक की एकलक इकाई। देखो बच्चों, न चिपकने वाली जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं ना आपके, वहाँ पर जो आपका बहुलक होता है ना उसका नाम होता है टेफ्लॉन। बहुलक का नाम क्या होता है बच्चों, बहुलक काम आता है आपका टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन नाम का बहुलक आपका काम आता है। पर बच्चों आपसे बहुलक नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, वो जो बहुलक काम आता है ना उस बहुलक की एकलक इकाई पूछी है। इस बहुलक की एकलक इकाई होती है बच्चों CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसकी एकलक इकाई है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है टेट्रा, इसका नाम होता है बच्चों टेट्रा फ्लोरोएथीन। ठीक है, आपको केवल क्या लिखना है आंसर, टेट्रा फ्लोरोएथीन आपका आंसर है। नॉन स्टिकी बर्तन में जो बहुलक काम आता है उसका नाम तो टेफ्लॉन है, परंतु इस बहुलक के निर्माण में जो एकलक इकाई है ना ये वाली, इसका नाम क्या पूछा है आपसे, एकलक का नाम पूछा है टेट्रा फ्लोरोएथीन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22वें का ब वाला, समबहुलक व सहबहुलक का एक एक उदाहरण देना है। समबहुलक जिसका निर्माण एक ही प्रकार की एकलक इकाई से होता है, सहबहुलक जिसका निर्माण एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई से होता है। आपसे परिभाषा नहीं पूछी है बच्चों, केवल एग्जाम्पल पूछा है। तो आप अरे बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको टेफ्लॉन का एकलक इकाई का नाम टेट्रा फ्लोरोएथीन बताया था। आप समबहुलक में बिल्कुल टेफ्लॉन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि टेफ्लॉन का निर्माण केवल किससे हुआ है, टेट्राफ्लोरोएथीन से ही तो हुआ है ना। तो टेफ्लॉन इसका उत्तर हो जाएगा। अगर समबहुलक पूछे, आप चाहे तो पॉलीएथीन लिख दें। आपको सिंपल एग्जाम्पल लगता है ना, तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल क्या है आपका, पॉलीएथीन। ठीक है, ये समबहुलक का। सहबहुलक का पूछे बच्चों, तो सहबहुलक में तो आप नाइलॉन 6 लिख दें। क्या लिख दें बच्चों आप, नाइलॉन 6,6 इसका प्रयोग कर लें। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, सहबहुलक है जो 2 इकाइयों एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों देखो, ये प्रश्न वर्तमान में हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं। एथेन का सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र पहले जो आपका सिलेबस था उसमें, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस से पहले था ये, परंतु वर्तमान में एनसीईआरटी में ये नहीं है हमारे, तो इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन।
अगला है रैस्तमिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक होता है। वैसे ये भी उसी चैप्टर से संबंधित है जो इस चैप्टर का है, परंतु इस प्रकार का प्रश्न हम चैप्टर नंबर 10 हमारा हेलो एल्केन वाला है, वहाँ पर पढ़ते हैं अपन कि रैस्तमिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक क्या होता है। बच्चों सुने, रैस्तमिक मिश्रण मतलब क्या होता है कि प्रकाशिक समावयवी एक प्रकाशिक समावयवी प्रकाश को दायीं तरफ मोड़ता है, उसको स्मॉल डी कहते हैं। जो प्रकाश को बाईं तरफ मोड़ता है उसको एल कहते हैं। जो प्रकाश को दायीं तरफ मोड़ता है उसके नाम से पहले स्मॉल डी का प्रयोग करते हैं। जो बाईं तरफ मोड़ता है उसको प्रकाश को बाईं तरफ मोड़ता है उसके लिए स्मॉल एल का प्रयोग करते हैं। जब इन दोनों की एक समान मात्रा मिलाई जाए तो जो मिश्रण बनता है ना, उसे तो बोलते हैं रैस्तमिक मिश्रण। अब इन दोनों पदार्थों की समान मात्रा मिलाने पर जो मिश्रण बना है ना, ये अपने अपने प्रकाशिक समावयवियों का जो गुण है ना, प्रकाश को दाईं तरफ मोड़ना और बाईं तरफ मोड़ना, इन गुणों को नष्ट कर देता है, इन गुणों को समाप्त कर देता है। अर्थात रैस्तमिक मिश्रण से होकर गुजरने वाला प्रकाश किसी भी दिशा में नहीं मुड़ता, न दाईं तरफ मुड़ता है न बाईं तरफ मुड़ता है। अर्थात वह प्रकाश का क्या हो जाता है, ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। कारण क्या है, दोनों की समान मात्रा मिलाने पर ये एक दूसरे के ध्रुवण घूर्णन को नष्ट कर देते हैं, घूर्णन को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों आपका, एस्पिरिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। पार्ट नंबर 16 का प्रश्न है, एस्पिरिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों एस्पिरिन एक प्रकार का बेंजोइक अम्ल होता है। एस्पिरिन क्या होता है, एक प्रकार का आपका बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका प्योर आईयूपीएसी नाम बोलूँ बच्चों तो इसका नाम होता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। नाम होता है क्या, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, नॉर्मली हमारा जो पेट है, हमारा जो उदर है, हमारे आमाशय में भोजन के पाचन के लिए डाइल्यूट HCl का उसका उत्सर्जन होता है, का स्तरण होता है। ठीक है, तो हमारे उदर में, हमारे आमाशय में क्या होता है बच्चों, तनु HCl भोजन के पाचन के लिए होता है। लेकिन अगर भूखे पेट में एस्पिरिन ले ली जाए तो ऑलरेडी वो कैसा था, एस्पिरिन क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो वो हमारे उदर में, हमारे आमाशय में, हमारे पेट में क्या करेगा, इस तनु HCl की सांद्रता में वृद्धि कर देगा। वृद्धि कर देगा। और जब तनु HCl की हमारे उदर में सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी तो जो हमारा आमाशय है ना, उस आमाशय के दीवार पर घाव हो सकते हैं। आमाशय के दीवार पर क्या हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं, है ना। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि एस्पिरिन को खाली पेट न लिया जाए, क्योंकि एस्पिरिन से क्या होता है, हमारे आमाशय में जो अम्ल है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और आमाशय की जो दीवार है ना, पतली दीवार है, उसके ऊपर घाव होने की संभावना रहती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न बच्चों, रंजक व वर्णक, ये वर्तमान में हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 2018 से सिलेबस चेंज हुआ था और 2020 तक था, शायद 2020-21 तक सिलेबस था वो वाला। ठीक है बच्चों, तो उसमें ये पार्ट अभी वर्तमान में हमारे नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए उदाहरण को पढ़कर, देखो बच्चों पहले इस प्रकार के प्रश्न आते थे पिछले सिलेबस में। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि इसके पढ़ने से भी हमें यहाँ आंसर नहीं मिलने वाले इसके। ठीक है, तो इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, इनको पढ़ कर के समय ख़राब नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण को पढ़कर समय ख़राब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ प्रश्न देखेंगे, है ना, कि प्रश्न क्या लिखा रहा है बच्चों, अवशोषण व अधिशोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। लो, तो इस उदाहरण को पढ़ने से उसमें आंसर नहीं मिलेगा अपन को। ठीक है, तो अंतर देखें बच्चों। सबसे पहला अंतर, अवशोषण क्या है बच्चों, अवशोषण पूछा है ना आपसे, तो मैं इस साइड पर तो क्या करूँगा, अवशोषण की बात करूँगा। मैं इस साइड पर क्या करूँगा, अधिशोषण की बात करूँगा। समझना, 2 अंतर पूछा है। सीधे सरल शब्दों में अवशोषण में एक आंतरिक भाग प्रक्रम है। अवशोषण क्या है बच्चों, आप पूरा लिख लेना, मैं केवल बोल के बता रहा हूँ आपको। अवशोषण एक आंतरिक भाग प्रक्रम है, जबकि अधिशोषण जो है एक पृष्ठ रसायन है या पृष्ठ भाग प्रक्रम है या पृष्ठीय प्रक्रम है।
क्योंकि अधिशोषण की क्रिया कहाँ होती है, अधिशोषक के पृष्ठ पर होती है, जबकि अवशोषण कहाँ होता है, वो आंतरिक भाग में होता है। तो ये आंतरिक भाग प्रक्रम है और ये पृष्ठीय प्रक्रम है। दूसरे अंतर की बात करें बच्चों, तो अवशोषण में है ना, अवशोषण में जो पदार्थ की सांद्रता है ना, पदार्थ की सांद्रता है ना, वो सभी भाग में समान होती है। पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, सभी भाग में समान होती है, ठीक है। जबकि अधिशोषण में जो सांद्रता है ना बच्चों, वो कहाँ होती है, वो पृष्ठ भाग पर ज़्यादा होती है। अधिशोषण में जो अधिशोष्य है ना, अधिशोष्य उस अधिशोष्य की सांद्रता कहाँ होती है, पृष्ठ भाग पर ज़्यादा होती है, क्योंकि यह एक पृष्ठीय प्रक्रम है ना। तो पदार्थ क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर के रुक जाता है, थम जाता है। तो सारी सांद्रता कहाँ होती है, पृष्ठ भाग पर ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कहाँ होती है, हम कहते हैं उसका जो आंतरिक भाग है ना, उस आंतरिक भाग में ज़्यादा होती है, और उस आंतरिक भाग में सब जगह पूरी तरह से क्या होती है, समान रूप से होती है। इस प्रकार से आप दो अंतर कर सकते हैं अधिशोषण में और अवशोषण में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरण की, विषमांगी उत्प्रेरण मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस अलग अलग हो। अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। आपसे पूछा है इसके रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप क्या करें, अमोनिया गैस के निर्माण की समीकरण लिख दें बच्चों कि N2 + 3H2। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये गैसीय अवस्था में है, ये H2 भी गैसीय अवस्था में है। आप क्या करेंगे, तीर के ऊपर आप क्या करेंगे, आयरन Fe उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। Fe कैसी अवस्था में होता है बच्चों, ठोस अवस्था में होता है। और यहाँ पर क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा 2 बार। कैसी अवस्था में होगा बच्चों, गैस अवस्था में। आपको यहाँ देखना है गैसीय अवस्था, परंतु उत्प्रेरक कैसी अवस्था में, आपका ठोस अवस्था में है, इसलिए यह एक क्या है, विषमांग उत्प्रेरण है। केवल आपको रिएक्शन लिखनी थी, लिख के बता दी मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने वाले जियोलाइट उत्प्रेरक का नाम। देखो हम जब पढ़ते थे चैप्टर, वहाँ पर एक नाम आता था ZSM5। ये आपका उत्प्रेरक का नाम है बच्चों, ZSM5। इसको याद रख लें आप, 11th क्लास में भी था बच्चों ये आपके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 26। देखो बच्चों, एक बार फिर दोबारा से ये उदाहरण आया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता, मैंने कहा आपसे इसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही प्रश्न पर आ जाएं। आवश्यक व अनावश्यक एमिनो अम्लों को उदाहरण सहित समझाइए। देखो बच्चों, आपसे कहा गया है क्या, आवश्यक एमिनो अम्ल। क्या होता है आवश्यक अम्ल, नाम से स्पष्ट है। आवश्यक मतलब इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगर इनकी कमी हो जाए, इनकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इनकी कमी से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है बच्चों कि आवश्यक एमिनो अम्ल मतलब वे एमिनो अम्ल जिनकी की हमारे शरीर को अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए तो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अगर इनकी शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इनकी कमी से कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं अपन क्या, आवश्यक एमिनो अम्ल। कुल मिलाकर 10 होते हैं। एक ट्रिक आप याद रख लें इस प्रकार से, टीवी, मिल, पाथ। आपको 10 एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं बच्चों, आपको केवल एक आध एग्जाम्पल लिखना है इसका। ये ट्रिक है इसके आवश्यक एमिनो अम्लों को याद रखने की, है ना। टी मतलब ट्रिप्टोफैन, देखो आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रिप्टोफैन, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ट्रिप्टोफैन। वी मतलब वेलिन, एम मतलब मिथियोनिन, आई मतलब आइसोल्यूसिन, एल मतलब ल्यूसिन, एल मतलब लाइसिन, पी मतलब फेनिल एलानिन, ए मतलब आर्जिनिन, टी मतलब थ्रियोनिन और एच मतलब हिस्टेडिन। मैंने 10 नाम बोल दिए बच्चों, 10 होते हैं, 10 नाम बोल दिए। आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख दें। ये तो आपका आवश्यक एमिनो अम्ल। एग्जैक्ट, हाँ एक और ख़ास बात बताना भूल गया मैं आपको
कि इनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। इनका संश्लेषण, आवश्यक एमिनो अम्लों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। हमें इन्हें बाह्य स्रोतों से ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप अनावश्यक की परिभाषा एग्जैक्ट इसकी अपोजिट कर लें कि वह एमिनो अम्ल जिनकी हमारे बॉडी को आवश्यकता नहीं होती, जिनकी कमी भी हो जाए तो रोग भी उत्पन्न नहीं होते, है ना बच्चों। एग्जैक्ट उसका उल्टा हो गया ना, कि जिसकी हमारे ऐसे एमिनो अम्ल जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं है, जिनकी कमी भी अगर हो जाए तो रोग भी उत्पन्न नहीं होता। पर एक बात क्या है कि इनका संश्लेषण शरीर में होता है, तो हुआ नहीं हुआ उल्टा, पूरा उल्टा। आप आवश्यक याद कर ले, अनावश्यक एग्जैक्ट उसका उल्टा है। इनका संश्लेषण शरीर में होता है अनावश्यक का, जिनकी आवश्यकता नहीं ना वो तो शरीर बनता है हमारे। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देख लो आप। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लाइसिन। आप और भी एग्जाम्पल लिख दें, एलानीन। अनावश्यक एमिनो अम्ल भी 10 ही होते हैं बच्चों, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। कुल एमिनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, वर्तमान में 2-3 एमिनो अम्ल और खोज लिए गए हैं बच्चों। अभी पर वर्तमान में हमारी बुक में 10 ही दे रखे हैं आवश्यक और 10 ही दे रखे हैं अनावश्यक। ठीक है, चले प्रश्न नंबर बी बच्चों, प्रोटीन का विकृतीकरण आप याद करो बच्चों। हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना ऐसे पढ़ते थे अपन। 1 डिग्री प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना। जो ये प्रोटीन की संरचना होती है ना बच्चों, ये इस प्रकार से होती है हेलिक्स के रूप में। प्रोटीन याद करो आप, इस प्रकार से होती है वो अल्फ़ा हेलिक्स वाली और एक बीटा लहरियादार चद्दर वाली। ठीक है, एक वो ये इस प्रकार से वो तृतीयक वाली जो कि अत्यधिक कठोर हो जाती है इस प्रकार से, है ना। तो ये संरचनाएँ क्या है बच्चों? हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण, कि जब प्रोटीन को आप गर्म करें या आप प्रोटीन को क्या करें, अम्ल से क्रिया कराएं, या प्रोटीन को क्षार से क्रिया कराएं, या प्रोटीन पर आप पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, आप जब इस प्रकार से प्रोटीन को गर्म करें अम्ल की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, लवण की उपस्थिति में, है ना, या विकिरणों की उपस्थिति में रखा जाए तो प्रोटीन के हेलिक्स में बच्चों, है ना, ये प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन के हेलिक्स में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और प्रोटीन के हेलिक्स में हाइड्रोजन बंध होता है ना, तो ये हेलिक्स में उपस्थित हेलिक्स मतलब कुंडल। हेलिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चों? कुंडल। हेलिक्स जो है ना, उस हेलिक्स में जो HB है ना, वो HB टूट जाते हैं, और उस HB के टूट जाने से ये जो हेलिक्स बन रहा था ना यहाँ पर, ये हेलिक्स जो है वो अकुंडलित हो जाता है। हेलिक्स जो है वो अकुंडलित हो जाता है। एक बार दोबारा सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब प्रोटीन को अम्ल, क्षार, लवण, ताप, विकिरण के संपर्क में लाया जाए तो प्रोटीन के हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बंध होता है ना, ये टूट जाता है, जिससे जो हेलिक्स है वो हेलिक्स क्या हो जाता है? अकुंडलित हो जाता है। और उस हेलिक्स के अकुंडलित होने से जो प्रोटीन है वो अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, इसे ही बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अब जब आप अंडे को गर्म करते हैं ना, तो अंडे को गर्म करने पर उसकी सफ़ेदी है ना, अंडे की सफ़ेदी, उस सफ़ेदी का स्कंदन हो जाता है। अंडे के गर्म करने पर अंडे की सफ़ेदी का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, रासायनिक निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए व A व B को पहचानिए। देखिए बच्चों, आपको इन अभिक्रियाओं को पूरा करना है। यहाँ लिखा हुआ है RC+O NH2, मतलब ये एमाइड है आपका। ये क्या है आपका? एमाइड, एल्केनेमाइड। याद रख ले बच्चों, ये आपका एमाइड है। और एमाइड की क्रिया आप कर रहे हैं Br2 से और KOH से, तो फिर आपको याद आना चाहिए बच्चों कि जब एमाइड की क्रिया Br2 से KOH के साथ करते हैं तो यह एक हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा? हमें इस एमाइड से एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होगा। ये CO समूह है ना इसका, ये C+O कार्बोनिल समूह बाहर निकल जाएगा और इसके बाहर निकलने से हमें प्राप्त क्या होगा? RNH2 प्राप्त होगा। RNH2 प्राप्त होगा, मतलब कि एमीन प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इतना हम याद करें
कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, तो आप अभिक्रिया को पूरा कर देना बाद में बच्चों आप कि K2CO3 बाहर निकलेगा, है ना, K2CO3 बाहर निकलेगा, 2 बार KBr बाहर निकलेगा और जल भी बाहर निकलेगा। तो ऐसे आप लिख दें। तो ए का मान, ए तो क्या हो गया आपका, ए तो क्या हो गया आपका NH2, RNH2 हो गया। ए तो क्या हो गया आपका RNH2 हो गया। ठीक है बच्चों, प्राथमिक एमीन हो गया। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है CHCl3 प्लस KOH। मतलब बच्चों प्राथमिक एमीन की क्रिया जब CHCl3 और KOH से करते हैं ना, तो अभिक्रिया का नाम होता है कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। अभिक्रिया होती है कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनेट परीक्षण। अर्थात इस प्राथमिक एमीन की क्रिया CHCl3 व KOH से करने पर आपका उत्पाद प्राप्त होगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं अपन एल्किल आइसोसाइनाइड। नाम भी सुन लें बच्चों आप, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये आपका B है और ये आपका A है। ओके, चलिए बच्चों हम अगला इसका 27 का B वाला, यूरिया की अनुनादी संरचना। बच्चों ये नहीं है आपके वर्तमान में, हम नहीं सोल्व करेंगे इसको। चलिए पढ़ते हैं आगे प्रश्न। अथवा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए व ए व बी को पहचानिए। देखो वापस वैसे ही प्रश्न है अथवा में। अब यहाँ पर C6H5NO2 है बच्चों नाइट्रोबेंजीन है। आपको सूत्र देखते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। आप जब अभिक्रिया लिखें तो उसका नाम भी लिखें बच्चों इस प्रकार से कि यह क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन का आप SN/HCl की उपस्थिति में अपचयन कर रहे हैं। तो आप याद करें इस प्रकार से अपचयन करने पर क्या होगा, ये जो 2 O है ना, देखो अभिक्रिया पूरी बैलेंस करके दी हुई है आपको यहाँ पर कि ये 2 O है ना, तो यहाँ पर कितने H है, 6H। ये 2 O यहाँ से 4H के साथ बाहर निकल जाएंगे। मतलब क्या निकलेंगे, 2H2 निकलेंगे बाहर। क्या निकलेंगे, 2H2 निकलेंगे। और कितने H बचे, अब यहाँ 2H बचे, वो दोनों H कहाँ जाएंगे, N के ऊपर। मतलब क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर N है और N पर क्या आएंगे, 2H। मतलब उत्पाद बनेगा आपका एनिलीन। उत्पाद बनेगा आपका क्या, एनिलीन। ये आपका कैपिटल A हो गया। ये तो आपका क्या हो गया, कैपिटल A, एनिलीन बन गया। आगे लिखा रहा है NaNO2 की क्रिया NaNO2 प्लस HCl। बच्चों डाई एजोटीकरण, अभिक्रिया का नाम क्या है इसका, डाई एजोटीकरण याद करें। और यह अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे होती है या 273 से 278 केल्विन ताप पे होती है। ऐसा करने पर ये NH2 समूह जो होता है वो N2Cl में परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ए तो आपका एनिलीन है और बी क्या है आपका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब इसका अगला प्रश्न है एनिलीन की अनुनादी संरचना। बच्चों मैं पहले के पेपर में भी आपको बता के आया कि आप याद रखें, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, आपका फिनोल है, आपका फिनोक्साइड आयन है, इन सब की अनुनादी संरचना लगभग एक जैसी है। क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में जो बेंजीन के ऊपर जो समूह जुड़ा हुआ है ना, उस समूह के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जब इस प्रकार से होता है तो फिर क्या होता है बच्चों, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये यहाँ आता है N और कार्बन के बीच में, बेंजीन के बीच में, और बेंजीन के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ऐसा होने से इस N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर ऐसा होने से क्या होगा, ये बेंजीन के अंदर का इलेक्ट्रॉन इस आर्थो स्थिति पर आएगा। अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इन 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे आएंगे। अगली इनके बीच में इस प्रकार से दोहरे तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन आर्थो स्थिति से वापस बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाएगा और बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन यहाँ पैरा स्थिति पाएगा। देखो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहता है बच्चों और अनुनाद के द्वारा ये स्थायित्व प्राप्त करते रहती है। ये NH2 हो गया आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ बंद बन चुका है, यहाँ पे इधर पहले से बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, आपके पैरा स्थिति पर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे बेंजीन के अंदर। और ये बेंजीन के यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, वापस से ये आर्थो स्थिति पर आएंगे। मतलब इस प्रकार से क्रिया होगी बच्चों। ये ऊपर डबल बॉन्ड क्या होगा, NH2 होगा, NH2 पर पॉजिटिव चार्ज होगा,
यहाँ बंद बना हुआ है, अब बंद कहाँ बन चुका है, यहाँ बन चुका है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस आर्थो पर। आप चाहे तो इसको आगे फिर ले जाएं, इलेक्ट्रॉन को वापस बेंजीन में ले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाला है इसको वापस NH2 पर ले जाएं। पहली संरचना की जैसी संरचना बन जाएगी। इस प्रकार से होता है बच्चों अनुनाद किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर द आ गया है आपका। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। बच्चों अभिक्रिया की कोटि है ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे उन अभिकारकों की संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे उन अभिकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, जिनकी सांद्रता में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उन अणुओं की संख्या कहलाती है बच्चों अभिक्रिया की कोटि। याद रखना बच्चों, मैंने क्या कहा, हो सकता है कि किसी अभिक्रिया में 2A इस प्रकार से अभिकारक हो, पर सांद्रता में परिवर्तन केवल क्या हो रहा हो, केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता में हो रहा हो या एक ही मोल में परिवर्तन हो रहा हो। तो बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे उन अभिकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि, वो कहलाती है बच्चों अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चले इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें आप। संघट्ट सिद्धांत के अनुसार, संघट्ट सिद्धांत मतलब कि टक्कर सिद्धांत, मतलब कि क्या, मतलब कि आपका टक्कर सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया हेतु दो मुख्य अवरोधक, बच्चों दो ही होते हैं अवरोधक मतलब टक्कर सिद्धांत में क्या होता है, A और B इन दोनों में टक्कर क्या हो जाए, सही दिशा में हो जाए। अगर टक्कर सही दिशा में हो जाएगी तो उत्पाद बन जाएगा। टक्कर सिद्धांत पढ़ के आए थे अपन, तो उसने कहा है कि टक्कर सिद्धांत में, इस सिद्धांत में, संघट्ट सिद्धांत में मुख्य अवरोधक कौन से हैं। तो अवरोधक में सबसे पहली चीज़, इस A और B के पास इतनी ऊर्जा तो हो कि ये गतिशील होकर के एक दूसरे से टकराएं। मतलब इनके पास कितनी ऊर्जा हो, दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो। तो बच्चों पहला अवरोधक क्या है, हम कहेंगे पहला अवरोधक है ऊर्जा अवरोधक। पहला अवरोधक क्या है, ऊर्जा अवरोधक। इसका मतलब है अभिकारकों के अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात ऊर्जा का अवरोध है ना। तो पहला पॉइंट क्या, ऊर्जा अवरोधक। ठीक है, दूसरा कारक अभी बताया मैंने कि A और B के मध्य टक्कर सही दिशा में होनी चाहिए। हम यूँ कहें कि उनके मध्य टक्कर प्रभावी होनी चाहिए। तो हम दूसरा कारक क्या कह देंगे बच्चों, हम दूसरा कारक कह देंगे अभिविन्यास अवरोधक। ठीक है, ये दो कारक हैं जो कि अवरोध का कार्य करते हैं, जो कि उस संघट्ट अभिक्रिया में वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दो कारक याद रख लें बच्चों इस प्रकार से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। देखो बच्चों, थोड़ा सवाल है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, आप थोड़ा सा फोकस करना सवाल के ऊपर, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो मैं शायद एक बार में सोल्व न कर पाऊँ इसको, तो फिर मैं इसको बैक कर दूँगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ आप इस यहाँ से देखें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और वो कितनी पूर्ण हो चुकी है, 99.9% पूर्ण हो चुकी है। मतलब 99.9% उत्पाद बन चुका है। मतलब जब भी बात परसेंट में आ जाए तो आप क्या मानेंगे। मैं यूँ कहूँ बच्चों कि सबसे पहले इस वाली कंडीशन के लिए 99.9 वाली कंडीशन के लिए मैं यूँ कहूँ कि प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का मान 100 है। 100 क्यों कहा मैंने, अरे परसेंटेज में दे रखा है ना बच्चों, परसेंट किस में होता है, प्रतिशत, मतलब 100 में से। तो हमने क्या मान लिया, इस अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता मतलब स्मॉल a कितनी है, 100 है। कितनी पूर्ण हो गई, 99.9% पूर्ण हो गई। मतलब x का मान दिया आपको, x का मान कितना दिया, 99.9 दिया। तो फिर a माइनस एक्स का मान निकालें बच्चों अपन, a माइनस एक्स, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आप घटा लेना 100 में से, जब घटाएंगे आप कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो आपको एक तो ये वैल्यू याद रखनी है बच्चों, आपको एक ये वाली वैल्यू याद रखनी है
जब इन दोनों वैल्यू का आप याद रख लेंगे तो इसकी सहायता से अपन ये कहें कि T99.9 मैं ये सूत्र निकाल रहा हूँ बच्चों, T99.9 है ना। इसके लिए अपन प्रथम कोटि के वेग गुणांक का प्रयोग करेंगे। प्रथम कोटि के वेग गुणांक का सूत्र था इस प्रकार 2.303। अपन बटे में टी लिखते थे, पर मैंने टी यहाँ लिख दिया ना, तो मैं यहाँ पर के लिख दूंगा, ठीक है। बटे के log a/a-x बच्चों ये सूत्र होता था, बच्चों ये सूत्र होता था ये वाला। तो मैंने क्या किया है, 99.9% वाली इक्वेशन के लिए पहले इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बाद में बात करूँगा मैं। इसके लिए प्रारंभिक संख्या कितनी है, 100 है, परसेंट में दे रखा है इसलिए 100 मानेंगे। 99.9 हो चुकी है, मतलब x का मान दे रखा है। तो फिर a-x अभिकारक कितना बचा है, अभिकारक कितना बचा है, a-x बचा है, उसका मान कितना है 0.1। तो आपको ये a और a-x वाली वैल्यू याद रखनी है और आपको इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है, इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। आप इसको ध्यान रख लें, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ देखना इधर है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको। अब मैं आप क्या करूँगा बच्चों, अब मैं ना यहाँ अर्ध आयु की बात करूँगा। अर्ध आयु, अर्ध आयु मतलब हम सिंपल वे में समझें, अर्ध आयु का मतलब क्या होता है। अर्ध आयु का मतलब होता है टी हाफ, और टी हाफ का मतलब होता है जब टी 50 हो चुका है, मतलब आधा समय गुजर चुका है, आधा समय गुजर चुका है। तो अभी भी मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप ए का मान कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ए का मान 100 क्यों मान लेंगे, क्योंकि हमने कहा अभिक्रिया आधी हो गई, मतलब 50% हो गई। अभिक्रिया कितनी हो गई बच्चों, 50%। तो इस तरफ भी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है। फिर x का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल x का मान मैंने कहा 50%, आधी हो गई ना, मतलब 50% हो गई। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 50। तो फिर a-s कितना हो जाएगा बच्चों, वो भी कितना हो जाएगा 50। वापस से आपको दो वैल्यू याद रखनी, a वाली और x वाली। तो आप T50 के लिए भी, T50 के लिए इस प्रकार का सूत्र बनाएं आप, तो सेम सूत्र आएगा, सेम सूत्र आएगा। बस यहाँ पर इस जगह पर अपन क्या लिख देंगे, T50 लिख देंगे। अब इन चीज़ों को याद रखें आप, इन चीज़ों को याद रखें बच्चों। मैंने क्या कहा कि इसके लिए इसका मान 100 है, 99 पॉइंट के लिए 100 है, 0.1 इसके लिए है। 50 वाले अर्धायु काल के लिए इस a का मान 100 है और a-x का मान 50 है। और इस वाले सूत्र को याद रखें, मैं क्या करूँगा, इस वाली समीकरण में, इस T99.9 वाली में मैं इस T50 वाली समीकरण का भाग दूंगा। देखो मैं बच्चों कर रहा हूँ, आप इसको देख लें एक बार गौर से देख लें इसको आप। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, पुनः देखें आप क्या करेंगे। अपन देखना इधर आप, हम क्या कह रहे हैं कि T99.9 में अपन T50% मतलब कि टी हाफ का भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था 2 इसकी वैल्यू क्या थी 2.303, मैंने बताया भी, बटे के फिर log बेस 10। इसके लिए इस T99 के लिए ए की वैल्यू बच्चों, ए की वैल्यू तो 100 ही थी, बटे इस नीचे आता a-x, इसकी वैल्यू 0.1 थी, ये लिख दी मैंने। इसके बटा करेंगे बच्चों, इसका बटा करेंगे, बटे में इस T50 का मान रखेंगे। T50 का मान भी सेम ही था बच्चों, 2.303 बटे के log का मान log ही लिख देंगे। और इस T50 के लिए भी ऊपर a का मान कितना है 100 है, बटे में इसके लिए x का मान a-x कितना था, a-x कितना था 50 था। बच्चों इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो गई, बिल्कुल कैंसिल हो गई। यहाँ भी आप देखें, ये इधर से 100 बटे 0.1 है ना, तो इस 0.1 की पॉइंट को हटा दो आप, तो ऊपर कितना आएगा 1000। मतलब यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, log 1000 बचा है। ऊपर क्या बचा है बच्चों, log 1000 बचा है। नीचे 50 का 100 भाग दे दो, यहाँ क्या बचा है log 2 बचा है। बच्चों आप याद देखो, अब ऊपर क्या बचा है log 1000, नीचे क्या बचा है log 2। log 1000 की वैल्यू होती है कितनी 3, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो बच्चों आप सोचो, ऊपर 3 है और नीचे 0.3 है। आप सोचो, आप 0.3010 भूल जाओ, आपके वाली याद रखो 0.3 है। तो आप जब ऊपर 3 है और नीचे 0.3 है, तो आप 3 में 0.3 का भाग दोगे, आप पूरा गुणा भाग करोगे बच्चों, तो ये T99.9 बटे T50 या हाफ लिख दें, कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा, लगभग कितना आएगा 10 आएगा। आप इस T50 को इधर भेज दें,
तो यहाँ 10 में इसका गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। फिर भी आप एक बार मैं आपको इसका आंसर आप चाहें तो इस प्रकार से मैंने सोल्व किया बच्चों, आप ये देख सकते हैं। देखो ये आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने पूरा उसी प्रकार से समझाया है ना आपको, उसी प्रकार सोल्व कर रखा है। आप इसको इस प्रकार यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए आप, अभिक्रिया की अणुसंख्यता की परिभाषा। देखो बच्चों ऊपर तो क्या आया था, ऊपर तो आया था अभिक्रिया की कोटि, और नीचे अथवा में क्या पूछा, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। देखो बच्चों अणुसंख्यता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद होता है, जबकि ये तो कैसा है, सैद्धांतिक पद है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने लिखा N2 + 3H2 तीर का चिन्ह। तो बच्चों ये यहाँ पर कितना अभिकारक है, 3 मोल। यहाँ कितने हैं, 1 मोल, इनको जोड़ दिया कितना है, 4। कोटि कितनी हो गई, 4। मतलब अणुसंख्यता क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अणुओं की संख्या। सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी अभिक्रिया में भाग ले रहे अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है, ठीक है। एक सैद्धांतिक पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघट्ट सिद्धांत। जस्ट अभी ऊपर भी संघट्ट सिद्धांत आया था के अनुसार उन 2 कारकों के नाम, वहाँ पर भी 2 कारक के नाम पूछे थे जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। बच्चों वहाँ पर तो अवरोधक पूछे थे, और यहाँ पूछा है जो ताप बढ़ाने पर क्या करते हो, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हो। तो हम ये कह लें बच्चों कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा। आप सोचो बच्चों कि नॉर्मली आप जब ताप बढ़ाओगे ना तो जो अणु है ना, उन अणुओं के अंदर टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। वो जल्दी टक्कर करेंगे, जल्दी क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। तो हम क्या कहें, पहला कारक क्या है, टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा कारक क्या हो जाएगा, वो जो अभिकारक है ना, उस अभिकारक के अणुओं की टक्कर की तीव्रता बढ़ जाएगी। अभिकारक के अणुओं के टक्कर की क्या बढ़ जाएगी, तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मेन 2 कारण है। इसके अलावा अपन है ना, हमने अभी ऊपर वाले प्रश्न में जो 2 कारक लिखे थे ना अभी अपन ने, एक तो लिखा था हमने ऊर्जा अवरोध, और एक लिखा था अपन ने अभिविन्यास कारक। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये 2 याद नहीं हो तो आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ऊर्जा अवरोध हट जाएगा, क्योंकि अणु क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर अणु गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और अपनी ऊर्जा बढ़ा करके दहलीज ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। तो आप इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा अवरोध को हटा करके, दूसरा अभिविन्यास कारक को हटा करके, इन दोनों को हटा करके भी अपन कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने मेन तो आपके 2 लिखा दिए, आप चाहें तो उन्हीं प्रश्नों में उन अवरोध को हटा दें, वो भी इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयु का। बच्चों जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर सवाल कराया, ना, एग्जैक्ट वो का वही सवाल है, एग्जैक्ट वैसा का वैसे सवाल है। देखो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि आप क्या करें, इधर तो लिखें T75। क्यों लिखेंगे 75 बच्चों, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था T 99.9, और नीचे लिखे अपन क्या, वही अर्धआयु मतलब क्या, T50 बराबर बटे में रखना बच्चों। अब हमने वहाँ लिखा था क्या, 2.303 बटे के, यहाँ पर भी क्या लिखा था, 3.303 बटे के। आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह सवाल कर सकते हैं बच्चों। फिर हमने इस वैल्यू से काट भी दिया था बच्चों। इसके बाद हमने यहाँ लिखा था लॉग, यहाँ भी लिखा था लॉग, ठीक है। यहाँ तो हमने कहा था प्रारंभिक सांद्रता 100 है और अंतिम कितनी बची इसके अंदर, 50 बची। इसे काटने पर 2 आया था, ठीक है। जबकि ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रारंभिक तो कितनी है बच्चों, प्रारंभिक तो 100 ही रहेगी। जब भी 100% में आ जाए ना, तो प्रारंभिक तो कितनी, 100 बटे में, इसके बटे में बच्चों है ना। अभी इसने क्या कहा, अभिक्रिया 75% पूर्ण हो गई, मतलब इसने x की वैल्यू दे रखी है आपको,
इसने x की वैल्यू 75 दे रखी है, तो a माइनस एक्स करेंगे, 100 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा। 100 में 25 का भाग दे कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब बच्चों आपके ऊपर बचेगा log 4, नीचे बचेगा log 2। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, ऊपर log 4 है, नीचे log 2 है, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और log 3 की वैल्यू होती है 0.3010। दे रखी है सवाल है बच्चों आपको यहाँ पर। आप इसे काटेंगे ना, आंसर कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। अभी मैंने आपको सवाल कराया था ऊपर 99.9 वाला, उसी के जैसा सवाल है। आप एग्जैक्ट जो वैल्यू आपने उनमें वहाँ जहाँ पर आपने 99.9 लिखा था ना, उसके स्थान पर केवल आप 75 का प्रयोग कर लें और 75 का प्रयोग करके आप इस आंसर को निकाल लेंगे, उससे भी सीधा आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, दुगना हो जाता है ये। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं इसको। आगे बढ़िए बच्चों, अगले सवाल की ओर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 29वां है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपका ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 है, बिल्कुल। सल्फर का S8 है। देखो बच्चों, सबसे सीधा आंसर तो क्या होता है, खासियत सल्फर की है इसके अंदर। सल्फर में बच्चों श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। सल्फर में सबसे मेन पॉइंट यही है, बस सबसे मेन लाइन यही है कि सल्फर में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए सल्फर एक के बाद इस प्रकार जुड़ करके S8 का रूप धारण कर लेती है। ऑक्सीजन में श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता। अब हम इसके आकार से और इसकी विद्युत ऋणता के आधार पर बात कर लेते हैं बच्चों, वो भी बात कर लेते हैं साथ में। मेन कारण तो बता दिया मैंने आपको, और सुने अपन, है ना, कि ऑक्सीजन का आकार छोटा है बच्चों। अब O का आकार छोटा है ना बच्चों, तो इसमें क्या होता है, ये O एकल बंध O है ना, दुर्बल होता है। O एकल बंध O क्या होता है, दुर्बल होता है। जबकि S का आकार बड़ा है ना, तो इसमें S एकल बंध S है ना, ये प्रबल होता है। मैं एकल बंध की बात कर रहा हूँ बच्चों, भी समझना आप, है ना। कारण क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का छोटा आकार क्या है इसका, छोटा। विद्युत ऋणता कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, उच्च है। जबकि सल्फर में आकार कैसा है, बड़ा। विद्युत ऋणता कैसी है, कम है। इस कारण से ऑक्सीजन में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज़्यादा है। अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज़्यादा है, जिससे इसके मध्य एकल बंध दुर्बल बनेगा। इसके अलावा एक और बात जो आती है, ऑक्सीजन में छोटे आकार के कारण O2 है ना, O2 ऑक्सीजन पी बंध बनाता है। पी बंध बना लेता है, अर्थात ये O और O के बीच क्या बन जाता है, डबल बंध बन जाता है। एक बार इनमें अक्षीय एतियपन होता है पी कक्षक में, और एक बार इनमें पी कक्षक में पार्श्वीय एतियपन होता है, जिससे पी बंध बनने से O और O के बीच में डबल बंध बन जाता है। इसलिए ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। जबकि सल्फर में आकार बड़ा, विद्युत ऋणता कम होने के कारण ये पी बंध नहीं पाया जाता। और वापस दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सल्फर में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस कारण से सल्फर S8 के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, ये बातें आप याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए क्या होता है जब बुझा हुआ चूना मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इस CaOH के होल ट्वाइस की क्रिया आप Cl2 से करें। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कि Cl2 से करेंगे बच्चों, तो विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। एक तो बनेगा आपका CaOCl का होल ट्वाइस, यही विरंजक चूर्ण है आपका, प्लस एक बनेगा CaCl2, एक बनेगा जल। इस प्रकार से विक्रिया होती है। केवल आपको रिएक्शन लिखनी है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का अवयव है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखो यहाँ पर ये एल्कोहल है और OH समूह लिख रहा है, और जहाँ OH समूह हो और PCl5 हो, तो OH समूह की क्रिया जब PCl5 से करते हैं ना, तो एक तो बनता है POCl3, एक बनता है HCl। ठीक है, अर्थात ये OH समूह बाहर निकल जाता है। इस एल्कोहल में से OH समूह बाहर निकल जाता है, POCl3 बनता है, HCl बनता है, और C2H5 के साथ Cl जुड़ जाता है। अर्थात हमें
क्लोरोएथेन प्राप्त होती है, अर्थात हमें क्लोरोएथेन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्लोरोएथेन बोल दो या एथिल क्लोराइड बोल दो आप, C2H5Cl। नेक्स्ट है XeO3 की संरचना। बच्चों XeO3 में sp3 संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, देखना इस प्रकार से Xe केंद्रीय परमाणु होता है, डबल बंद O, डबल बंद O और डबल बंद O, इस प्रकार से 3 O होती है। और Xe में ये चौथा sp3 संकलित कक्षक जो होता है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त होता है। केवल आपसे संरचना बनाने की पूछी है, इस प्रकार संरचना बनेगी, संकरण भी नहीं पूछा है आपसे, केवल आपको ये उत्तर है आपका। नेक्स्ट H2S गैस है, H2O द्रव है। अगला क्वेश्चन है अथवा वाला, H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। सीधी सी बात है ना बच्चों। H2O में क्या होता है, H2O में इस प्रकार से HOH डॉट 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 HOH। ठीक है, इस प्रकार से जल में क्या पाया जाता है, अंतरा अणुक Hb। जल में क्या पाया जाता है, अंतरा अणुक Hb। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस कारण से जल के विभिन्न अणु आपस में अंतरा अणुक Hb द्वारा जुड़कर संगुणन की क्रिया करते हैं और संगुणन की क्रिया करके पास पास आ जाते हैं और पास पास आके द्रव की संरचना का निर्माण कर लेते हैं या द्रव का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये तो हो गया H2O द्रव। क्यों है? क्योंकि H2O में O की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए जल के अणुओं के बीच अंतरा अणुक Hb बन जाता है, संगुणन की क्रिया होती है जिससे पास पास आकर के द्रव अवस्था का निर्माण कर लेते हैं। जबकि H2S की बात करें तो H2S में सल्फर जो होता है, सल्फर का आकार बड़ा होता है, विद्युत ऋणता कम होती है और विद्युत ऋणता कम होने के कारण H2S में इस प्रकार से किसी प्रकार का Hb नहीं बनता। और Hb नहीं बनता तो H2S के अणु दूर दूर रहते हैं और दूर दूर रहते हैं इसका मतलब है वो गैस अवस्था के रूप में होते हैं, गैस अवस्था के रूप में होते हैं। कारण क्या है? Hb का नहीं बनना, सल्फर की विद्युत ऋणता का मान कम होना, आकार का बड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखें बच्चों। रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस, ये लीजिए बच्चों आपका श्वेत फास्फोरस मतलब श्वेत पी को अत्यंत उच्च दाबवत 473 केल्विन ताप, तो आप टेम्परेचर लिख दीजिए 473 केल्विन और यहाँ पर उच्च दाब लिख दीजिए। ऐसा करने पर बच्चों श्वेत फास्फोरस जो है वो बीटा काले फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। बस इतनी सी इक्वेशन लिखनी है आपको, जो कि आपको समीकरण द्वारा समझानी है कि श्वेत फास्फोरस जो है उसे 473 केल्विन ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर बीटा काला फास्फोरस प्राप्त, काला लिख देना भला यहाँ पर आप, काले फास्फोरस का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट स वाली अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिनोन हेक्साफ्लोराइड है, जल के 2 अणु, आपको अभिक्रिया बैलेंस करके दी हुई है बच्चों। कई बार अभिक्रिया बैलेंस करके नहीं दी होती है ना, कई बार जल का 1 अणु हो सकता है। अभी यहाँ पर जल के 2 अणु है ना, तो जल के 2 अणु से कैसी क्रिया होगी? यहाँ 4H है ना बच्चों, अरे जल के 2 अणुओं में 4H है, तो ये 4H ये F के 4 परमाणु से क्रिया करेगा, मतलब क्या बनेगा? 4 बार तो बनेगा HF, 4 बार तो बनेगा क्या? HF। मतलब अब आपके पास क्या बचा है? Xe बचा है। यहाँ पर O कितनी बार बचा है? O आपके पास 2 बार बचा है। यहाँ पर F भी कितनी बार बचा है? 2 बार बचा है। बस सिंपल लॉजिक है इसका। H2O 2 बार दे रखे थे, मतलब 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन को आप 4F के साथ बाहर निकाल दें, आपका उत्पाद बनेगा XeO2F2। इसको बोलते हैं जिनोन डाईऑक्सी, केवल ऑक्सी बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये आपका अभिक्रिया पूरी हुई। नेक्स्ट इसी का प्रश्न देखा द वाला, HClO4 को अपन पर क्लोरिक अम्ल कहते हैं, पर क्लोरिक अम्ल है ना। इसका स्ट्रक्चर पूछा है आपसे, क्लोरीन केंद्र में होता है, इस प्रकार से 3 कोनों पर डबल बंद के साथ O होती है और ऊपर OH होता है। इस प्रकार से क्या होता है? OH। इसे बोलते हैं बच्चों अपन पर क्लोरिक अम्ल, है ना बच्चों। ये आपका पर क्लोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट ऊपर चलेंगे, नीचे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम प्रश्न है, सोल्व कर लेते हैं इसको भी।
एथेन के निर्जलीकरण से एथीन बनने की क्रियाविधि बच्चों, एथेनॉल के निर्जलीकरण से, तो आप याद करें यह H2SO4 की उपस्थिति में होती है, अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, H2SO4 होता है ना आपका, इस H2SO4 में स्वतः आयनन की क्रिया होती है और H2SO4 में स्वतः आयनन की क्रिया के फलस्वरूप H+ बनता है और HSO4- बनता है। ये H+ जो है आपका प्रोटॉन है, यही इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अर्थात क्या होता है, हम एथेनॉल का अगली स्टेप में हम एथेनॉल का सूत्र लिखते हैं, CH3CH2O, इस O पर 2 Lp इस प्रकार से और यहाँ H, तो ये H+ इस पर आक्रमण करेगा बच्चों। अब H+ क्यों करेगा, H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस O के पास Lp है, तो ये इसके साथ यहाँ बंध बना लेगा बच्चों। देखना आप, जब ये बंध बनेगा ना तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा इसका, CH3CH2। आप गौर से देखना बच्चों, एक H तो इस O पर पहले से था, एक H तो इस पर पहले से था, एक H ये वाला भी आ गया, अर्थात O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और O पर एक Lp रह गया। इसे बोलते हैं बच्चों ऑक्सोनियम आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। इस ऑक्सोनियम आयन की अगर बात करें बच्चों तो यह कम स्थायी है। कम स्थायी क्यों है, क्योंकि इसमें O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। O तो खुद कैसा होता है, एक विद्युत ऋणी तत्व है, और विद्युत ऋणी तत्व है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, पर इसके ऊपर प्लस का चिन्ह आया, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये अपनी कमी किससे पूरी करेगा, अब H से तो पूरी नहीं करेगा, क्योंकि H को तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो फिर ये इस C से, इस CO के बीच जो बंध है ना, इस बंध से अपनी कमी को पूरी करेगा। तो क्या होगा बच्चों, ये बंध यहीं से टूट जाएगा, ये बंध यहीं से टूट जाएगा। मैं यहीं पर कर रहा हूँ बच्चों, तीर लगा, देखो तीर लगाया मैंने यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि इसी जगह पर मैं लिख रहा हूँ। आप अगली स्टेप में लिखना है, इसको नीचे दोबारा लिखना है, इसको एक बार, इसको ऑक्सोनियम आयन को लिखना, और आप क्या करना है, इस प्रकार से इस बंध को यहाँ से तोड़ना, क्योंकि ये बंध यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और इस H2O के बाहर निकलने से आपके पास क्या प्राप्त होगा, CH3CH2+, मतलब कि एथिल कार्बोकेटायन। देखो मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा, CH3CH2+ एथिल कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अपने अल्फ़ा H से, अल्फ़ा कार्बन से एक H+ का त्याग कर देगा, एक H+ का त्याग कर देगा। ऐसा करने से यहाँ पर क्या रह जाएगा, CH2, और आगे भी क्या है, CH2, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बंध बन जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एथीन प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले H+ प्राप्त होगा, याद रखना, अम्ल से H+ प्राप्त होगा, वो अटैक किस पर करेगा, वो अटैक एल्कोहल पे करेगा, एल्कोहल के O पर करेगा, जिससे हमें ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन में O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो C और O के बीच का बंध टूट जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होगा, जो H+ का त्याग करके एल्किन का निर्माण कर लेगा। अगला प्रश्न बच्चों, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम, एंजाइम है आपका जाइमेज। एंजाइम कौन सा है, आपका नाम पूछा है, आप तुरंत जाइमेज लिख दें और आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिनोल की क्लोरोफार्म तथा KOH, बच्चों रायमर टिमान अभिक्रिया है। फिनोल की क्लोरोफार्म और KOH से क्रिया करते हैं ना, रायमर टिमान अभिक्रिया है। क्या होता है अभिक्रिया में, इस प्रकार से फिनोल लेते हैं अपन, और फिनोल की क्रिया अपन क्लोरोफार्म से करते हैं, CHCl3, जितनी बार Cl है उतनी बार KOH ले लेते हैं, मतलब 3 बार KOH लेंगे, ठीक है। ऐसा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आर्थोसेलिसल्डिहाइड, मतलब OH तो यहाँ रहेगा, पर इस आर्थो स्थिति पर क्या आ जाएगा बच्चों, CHO। इसको बोलते हैं आर्थोसेलिसल्डिहाइड, इसको बोलते हैं क्या, आर्थोसेलिसल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। ये आपका मुख्य उत्पाद बनेगा, है ना। क्या क्या बाहर निकलेगा, 3 बार तो KCl बाहर निकलेगा, 3 बार तो KCl बाहर निकलेगा, और 2 बार H2O बाहर निकलेगा, बस यही उत्पाद बनेगा आपका आर्थोसेलिसल्डिहाइड रायमर टिमान अभिक्रिया। नेक्स्ट अथवा वाला प्रश्न है,
मेथेनॉल को मेथेनॉल से एथेनॉल में परिवर्तन कैसे करोगे? बच्चों मेथेनॉल से एथेनॉल मतलब मेथेनॉल तो आपका 1 कार्बन का है और एथेनॉल आपका 2 कार्बन का है। मतलब आपसे आरोहण पूछा है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे आरोहण पूछा गया है और आरोहण का मतलब होता है कार्बन संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो कैसे करेंगे वृद्धि देखते हैं अभी अपन। सबसे पहले आपको मेथेनॉल से स्टार्ट करना है। इस मेथेनॉल में आपको कार्बन की वृद्धि करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, इसकी क्रिया आप PCl5 से करें बच्चों। किससे करेंगे? PCl5 से। अभी कुछ देर पहले एथेनॉल की क्रिया आई थी PCl5 से, और PCl5 से करने पर ही OH समूह बाहर निकल जाता है और हमें एल्किल क्लोराइड बन जाता है। तो हमें मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन प्राप्त होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम पोटेशियम साइनाइड से करेंगे। KCl से करेंगे। ऐसा करने पर ये Cl जो है ना, इस K के साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब KCl बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा CH3CN मेथिल साइनाइड। फिर बच्चों हम इस मेथिल साइनाइड का अपचयन करेंगे। इस मेथिल साइनाइड का अपचयन करेंगे क्योंकि C और N के बीच ट्रिपल बंध है। C और N के बीच ट्रिपल बंध है ना, तो हम 2 बंध तोड़ेंगे तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री होगी। ऐसा होने से हमें CH3 CH2 NH2 मतलब प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। और अब तो सीधा है बच्चों कि प्राथमिक एमीन की क्रिया आप किससे कर दो? नाइट्रस अम्ल से कर दो। ऐसा करने पर आपको समान कार्बन युक्त एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 2 कार्बन का एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्रिया करनी है। आपको मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनता बच्चों। आपको इस प्रकार पहले PCl से क्या करनी पड़ेगी, फिर KCl से क्रिया करनी पड़ेगी, फिर उसका अपचयन करना पड़ेगा और लास्ट में आपको नाइट्रस अम्ल से क्रिया करनी पड़ेगी। तब जाकर आपको 1 कार्बन से 2 कार्बन का एल्कोहल प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं एल्कोहल का आरोहण, कार्बन संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल व ईथर का मिश्रण वर्तमान। तो इसका नाम पूछा है बच्चों आपसे, मात्र इसका नाम पूछा है। नाम होता है नेटेलाइट। नेटेलाइट याद रखना बच्चों, कभी कहीं पूछ लेता है नेटेलाइट क्या होता है, कभी कहीं पूछ लेता है नेटेलाइट क्या होता है। तो इस प्रश्न को लिख देना आपको ऐसे कैसे कि पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल व ईथर का मिश्रण नेटेलाइट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी इसका आंसर क्या है? नेटेलाइट। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? केवल समीकरण लिखनी है। अरे बच्चों गाटरमान अभिक्रिया है ये। कौन सी अभिक्रिया है? अभी मैंने ऊपर जब आपको पढ़ाया था ना बच्चों, तो आप याद करो। अभी ऊपर राइमर-टिमान अभिक्रिया थी। राइमर-टिमान में प्राप्त हुआ था क्या? आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। बच्चों उसको अपन आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड भी कह सकते हैं, उसको अपन आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। और यहाँ पर क्या पूछा? पैरा हाइड्रोक्सी। तो आर्थो बनता है राइमर-टिमान में और पैरा वाला बनता है गाटरमान में। ये 2 डिफरेंस है दोनों में। देखो एग्जैक्ट अभिक्रिया करेंगे अपन क्या? फिनोल लेंगे बच्चों, फिनोल की क्रिया आप करेंगे किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से और HCN से। इस प्रकार से आप इन दोनों से क्रिया करेंगे। इससे क्रिया करने पर बच्चों आपको एक योगोत्पाद प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप देखें, ये फिनोल की पैरा स्थिति है ना, इस पैरा स्थिति पर ये HCN आ जाएगा यहाँ पर। इसमें से आप HCl बाहर निकाल दें वापस। यहाँ पैरा स्थिति पर क्या हो जाएगा बच्चों? CH डबल बॉन्ड NH। इस प्रकार से आएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा यहाँ पर LD मीन। और इस पैरा हाइड्रोक्सी LD मीन का जब हम क्या कर दें, जल अपघटन कर दें, ऐसे H2 से क्रिया कर दें, तो ये यहाँ से देखो आप, ये यहाँ से बंध टूट जाएगा। ये आपका NH इस 2H से क्रिया कर लेगा, मतलब NH3 बाहर निकल जाएगा। तो O कहाँ जाएगी? CH के पास। O कहाँ जाएगी? CH के पास। और ऐसा होने से ऊपर तो आपका OH है और नीचे क्या हो जाएगा? CH पर क्या आ जाएगा? OH। इसे ही बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, या हम यूँ कहें पैरासेलिसिल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि इस पेपर को से आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। इससे पहले ही बच्चों मैंने 2013 से लेकर 2018 तक के पेपर सॉल्व कर दिए हैं। मैं उनको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देखें और निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू बच्चों।